सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 7 अक्टूबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा जंग की दूसरी बरसी, मिस्र में इसराइल हमास की पहली बैठक में मिले जंगबंदी के पॉजिटिव इशारे, डोनाल्ड ट्रंप बोले हमास कर रहा अहम बातों पर इत्तेफाक, अब अमन की डील मुमकिन, ग्रेटा थनबर्ग का हुआ शानदार इस्तकबाल, इटली ने गजा के हक में मुजाहिरे किए बैन, सीरिया में हालात हुए टेंस, अल-शरा की आर्मी और एसडीएफ के बीच हुई हैवी फायरिंग, और यमन में फिर मुश्किल में आया यूनाइटेड नेशन, हुथीज ने फिर उठा लिए स्टाफ मेंबर्स। आज 7 अक्टूबर है, गजा जंग की शुरुआत की दूसरी बरसी। हमास के सबसे बड़े हमले के बाद इसराइल ने ये जंग शुरू की थी और आज वही दोनों पार्टीज हमास और इसराइल इस जंग को खत्म करने की सबसे अहम और शायद सबसे आखिरी बातचीत कर रहे हैं। कल 6 अक्टूबर को इस बातचीत का पहला दिन था और आज भी इसका दूसरा दौर जारी रहेगा। आइए जान लीजिए कि कल क्या हुआ। गजा पीस टॉक्स यानी कि गजा अमन मुज़ाकरात का पहला दिन मुस्बत इशारे के साथ मुकम्मल हुआ, पॉजिटिव इशारे के साथ। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में इसराइल और हमास के दरमियान अमरीकी सरपरस्ती में शुरू हुए इनडायरेक्ट मुज़ाकरात का पहला दिन उम्मीदों भरा रहा। सोर्सेस के मुताबिक पीर को हुई बैठकों में कई अहम नुक्तों पर पेशरफ्त हुई, डेवलपमेंट हुए और आज मंगल को भी बातचीत का दूसरा दौर जारी रहेगा। मकसद है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के पेश किए गए 20 पॉइंट अमन मंसूबे को अमल में लाने की राह आसान करना, यानी गजा की जंग का खात्मा करना, कैदियों और होस्टेजेस का तबादला और इंसानी मदद का गजा में दाखिला। हमास के वफद की क़यादत खलील अल-हैया और ज़ाहिर जबारीन ने की, वो दो अफराद जो पिछले महीने दोहा में इसराइली कत्ल की कोशिश से बच निकले थे। हमास ने तमाम मीडिएटर्स को और जो ज़िम्मेदार इस मीटिंग में मौजूद थे उनसे कहा कि गजा पर इसराइली बमबारी जारी रहना इस बातचीत के लिए सबसे बड़ी रुकावट है, उस बमबारी को रुकवाना होगा। अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक पहले दिन के एजेंडे में कैदियों और होस्टेजेस का तबादला यानी अदला बदली, जंगबंदी और गजा में इंसानी मदद का रास्ता खोलना शामिल था, जैसे हम बता चुके हैं आपको। मिस्र के इस अहम अमन मरहले को अब अरब और बाकी दुनिया दोनों गजा की जंग में एक मुमकिन मोड़ के तौर पर देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अहम बात बोली है, कहा है कि हमास अहम बातों पर इत्तेफाक कर रहा है। गजा अमन मुआहदे को लेकर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि अब एक अमन सौदा, एक डील मुमकिन है, हो जाएगी, और ये बताया कि हमास कई अहम नुक्तों पर, कई अहम पॉइंट्स पर रजामंदी दिखा रहा है। पीर को व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरी कुछ रेड लाइंस हैं, अगर कुछ बातें पूरी नहीं हुई तो ये समझौता नहीं होगा, यानी उम्मीद दिखाने के साथ साथ धमकी देना, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का फैशन है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा लेकिन मेरा ख्याल है कि हम बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। इस धमकी के बावजूद कहा कि मेरा ख्याल है कि हम बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। हमास उन चीज़ों पर इत्तेफाक कर रहा है जो बेहद अहम है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मिस्र में इसराइल और हमास के दरमियान इनडायरेक्ट बातचीत की शुरुआत के साथ ही अब एक काबिल अमल रास्ता खुला है। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि इस बार गजा डील होगी। ये कहना आसान नहीं, सालों से कोशिशें हो रही थी, लेकिन इस बार बात आगे बढ़ी है, लग रहा है डील हो जाएगी। हमास ने 7 अक्टूबर के हमले की दूसरी बरसी पर कहा, ये हमारी शान का दिन है। गजा में कायम हमास तंजीम ने 7 अक्टूबर को हुए हमले की दूसरी बरसी पर एक बयान जारी करते हुए उस दिन को गौरवशाली दिन यानी अ ग्लोरियस डे ऑफ क्रॉसिंग करार दिया है। इसराइली अखबार द जेरूसलम पोस्ट की आज 7 अक्टूबर की खबर के मुताबिक हमास ने अपने इस बयान के साथ एक AI टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया वीडियो भी जारी किया है, जिसमें याहिया सिनवार की तस्वीरें हैं और 7 अक्टूबर 2023 के हमले के फुटेज शामिल है। अब कुछ खबरें हेडलाइंस में। टॉप वेटिकन कार्डिनल सीज इसराइल कैरिंग आउट मैसेकर इन गजा। वेटिकन सिटी आप सबको पता है, जहां ईसाइयों के सबसे बड़े दुनिया भर के हेड मजहबी गुरु जो हैं, पोप जिन्हें कहते हैं, वो वहां होते हैं। वेटिकन सिटी के जो टॉप कार्डिनल हैं उन्होंने ये कहा है कि गजा में कत्लेआम हो रहा है, मैसेकर हो रहा है। पोप से नीचे कार्डिनल होते हैं, कार्डिनल ही मिलकर पोप को चुनते हैं।
तो कार्डिनल होते हैं, आर्क बिशप होते हैं, बिशप्स होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, इस तरीके से एक हिरार्की है। तो पोप के बाद जो दूसरी सीढ़ी है वो कार्डिनल्स की है, और इनमें भी जो कार्डिनल हैं उनमें भी एक टॉप वेटिकन कार्डिनल जो है, वेटिकन सिटी के टॉप कार्डिनल, उन्होंने ये कहा है कि गजा में जो हो रहा है वो मैसेकेयर है, वो कत्लेआम है, और इसे कहने में शर्म नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हमास ने जो हमला किया इसराइल पर उसे जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, वो गलत था और बेहद गलत था, और इसराइल को अपने डिफेंस की अपना जो है इख्तियार भी है उसको। लेकिन डिफेंस का मतलब ये नहीं है कि आप एक पूरे के पूरे शहर को, एक जगह को तबाह कर दें और मलबे में तब्दील कर दें, औरतों और बच्चों को, बेगुनाहों को मार दें। जिनसे आपकी लड़ाई आप उन्हें मारिए, वरना फिर ये जंग नहीं है और ये फिर बदला नहीं कहलाएगा। ये बहुत बड़ी बात जो कार्डिनल पैरोलिन ने कही है, और उन्होंने कहा है कि सेज इसराइल, कार्डिनल सेज कि इसराइल हैज़ बीन टारगेटिंग अ लार्जली डिफेंसलेस पॉपुलेशन, कि इसराइल सबसे ज़्यादा उन लोगों को टारगेट कर रहा है, उन्हें मार रहा है जो कि डिफेंसलेस हैं, जिनके पास कोई हथियार नहीं है, जो लड़ भी नहीं रहे हैं। आप निहत्थे लोगों को मारकर शेर बन रहे हैं। खैर, ये गजा का मंजर है, ये है तस्वीर आज की। आप इस तस्वीर को देखिए, बर्बाद है पूरा। ऐसा लगता है कोई आसमान से आकर कोई बहुत बड़ी चट्टान गिर गई और पूरा शहर तबाह हो गया। मैं इस तस्वीर को दिखाकर आपको ये बता दूं कि गजा जंग के आज 2 साल पूरे हो गए, और इस 2 साल में गजा के ऊपर 2 लाख टन एक्सप्लोजिव दागे गए हैं। 2 लाख टन बारूद। 90% गजा तबाह हो गया। 68,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, जिनमें 20,000 बच्चे हैं, 12,600 औरतें हैं। कम से कम ये 32,600 तो बिल्कुल बेगुनाह थे। 1670 मेडिकल स्टाफ इसराइल ने मार दिया, 254 जर्नलिस्ट को कत्ल कर दिया गया, 140 सिविल डिफेंस के लोग मारे गए, और यूनाइटेड नेशंस के एड वर्कर्स के मारे जाने की तादाद 346 है। लिखा गया है कि कहिए, ये जो है उसे कहिए, और ये जेनोसाइड है। और एक ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला ने एक फोटो शेयर किया है जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, जिसमें अमेरिका में 9/11 को हुए हमले की तस्वीर है, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स जो हैं वो धूं कर जल रहे थे, और नीचे गजा की तबाह हुई तस्वीर है। पूछा गया था कि जब अमेरिका में 2 इमारतों पर आकर वो फ्लाइट्स टकराई थीं, वो 2 टावर गिर गए थे, तो उसे टेररिज्म कहा गया था। अगर वो टेररिज्म था तो ये एक पूरी की पूरी सिटी जहां हज़ारों इमारतें तबाह कर दी गई हैं, वो पूछा गया है कि ये क्या है। मैं उस गाली को छुपा दे रहा हूं जो यहाँ लिखी गई है, लेकिन पूछा जा रहा है कि ये क्या है। अगर वो 2 इमारतें गिराना टेररिज्म था, खैर, अब ये भी है कि वो कहा जाएगा ये सेल्फ डिफेंस है। सेल्फ डिफेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप फिर सबको मारते चले जाएं। सेल्फ डिफेंस का मतलब आपका उससे होता है कि जिससे आपकी लड़ाई है, जिसने आप पर हमला किया, आप उन्हें मारिए, उनसे लड़िए, जो करिए। सेल्फ डिफेंस का मतलब ये नहीं कि आप पूरा शहर तबाह कर देंगे, सबको बेघर कर देंगे। ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथ करीबन 170 जब कारकुन थे ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के, कल इसराइल ने शाम उन्हें निकाल दिया, और इसके बाद जब वो ग्रीस पहुँचे हैं, एथेंस ग्रीस के शहर, तो उनका शानदार इस्तकबाल हुआ है एयरपोर्ट पर। सैकड़ों लोग उनसे वहाँ पर एयरपोर्ट होने के बावजूद वहाँ मिलने आए, उन्हें गुलदस्ते दिए, उन्हें फूल दिए, और शानदार तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया जैसे कि वो कोई हीरो है। ग्रेटा थनबर्ग सबसे प्रोमिनेंट चेहरा था ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला का, जो गजा मदद लेकर जा रहा था, लेकिन इसराइली नेवी ने ये मदद वहाँ पहुँचने नहीं दी। खैर, बढ़ते हैं आगे सर। और ये हेडलाइन है इटली से आई है। इटली ने आज 7 अक्टूबर को जो प्रो पैलेस्टीनियन डिमॉन्स्ट्रेशंस होने थे, प्रोटेस्ट होने थे, उन पर बैन लगा दिया है, ये कहते हुए कि इससे दंगे भड़क सकते हैं। ख़ास तौर से बोलोग्ना जो इलाका है, वहाँ पर कुछ टेंशन्स ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इटली की जॉर्जिया मेलोनी हुकूमत के पास ये बात गई, और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, यहाँ पर किसी भी किस्म का 7 अक्टूबर को कोई मुजाहरा नहीं होगा, क्योंकि ये आज एंटी इसराइल मुजाहरा होना था इस जंग की दूसरी बरसी पर।
सीरिया में एक बार फिर से हालात ख़राब हो गए हैं। एसडीएफ और अलशरा की आर्मी के बीच रात भर फायरिंग हुई। इतनी ज़बरदस्त फायरिंग हुई कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हॉलीवुड की फिल्म शूट हो रही हो। टेंशन जैसे हालात हैं। ख़ास तौर से जो अलेप्पो शहर है वहाँ पर ये झड़पें तेज़ हो गई हैं और ये सारी बात जो है वो भोकाल को लेकर है। अलशरा, जिनकी हैयत तहरीर अल-शाम करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एसटीएस, जब उसने हुकूमत हासिल कर ली तो वही सारे लोग आर्मी में शामिल हो गए, एसटीएस के और बाकी छोटे छोटे गुटों के। लेकिन ये जो एसडीएफ है, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, इसके पीछे है अमेरिका, और अमेरिका के ऊपर इसका एक एहसान है, इसके ऊपर अमेरिका के एहसान है। आईसिस के खिलाफ, आईएसआईएस के खिलाफ जब अमेरिका लड़ रहा था सीरिया में, तो ये एसडीएफ ने अपने खून से कीमतें चुकाई थी। अमेरिका के साथ मिलकर आईसिस के खिलाफ लड़े थे और उन्हें बहुत मुख्तसर सा कर दिया था, आईएसआईएस को बिल्कुल उनका वजूद ख़त्म कर दिया। तो अमेरिका इस एहसान को मानता है और अमेरिका ने इन्हें हथियारों से, पैसे से थोड़ा मजबूत किया। ये भी अपने एक रुतबे में रहते हैं कि अलशरा की हुकूमत बनने के बाद भी ये एक बिल्कुल अलग पैरेलल हुकूमत जैसे बने हुए हैं अभी भी, और अलशरा की बात नहीं मान रहे। तो अलशरा की ख्वाहिश ये है कि एसडीएफ उनकी आर्मी ज्वाइन कर ले, एज अ ग्रुप ना रहे, अब आर्मी ज्वाइन कर ले और वो सीरिया की आर्मी का ही हिस्सा बन जाए, अलग से कोई फोर्स ना रहे। इसके लिए ये कहते हैं कि हमारी इज्जत पूरी नहीं हुई, हमें बराबर की भागीदारी सरकार में नहीं दी गई, इसलिए ये अभी होना मुमकिन है। तो इसी को लेकर ये लड़ाइयाँ सब चल रही हैं। हालात बड़े टेंस हैं। हेडलाइन भी लिखी गई है, हैवी क्लैशेस ब्रेक आउट बिटवीन सीरियन एंड कुर्दिश फोर्सेस इन अलेप्पो। तो अलेप्पो की 2 डिस्ट्रिक्ट्स में हालात बेहद ख़राब हैं। अभी जहाँ तक मैं पढ़ रहा था कुछ लेटेस्ट अपडेट, तो कुछ सीज़ फायर की बातें हो रही हैं या हो चुकी हैं, लेकिन रात भर बहुत संगीन हालात रहे। यूनाइटेड नेशंस ने ये रिपोर्ट दी है कि उनके 9 और स्टाफ मेंबर्स को यमन के हौथीस ने उठा लिया है। लेकिन द टाइम्स ऑफ इसराइल में ये नहीं लिखा कि यमन के हूथी मानते हैं कि ये लोग अमेरिका के जासूसों के तौर पर काम कर रहे हैं, वो मानते हैं, इसलिए उन्होंने इन्हें पूछताछ के लिए या जिस चीज़ के लिए भी वो उठा लिया है। और इससे पहले भी यमन के हूथीज़ ने यूनाइटेड नेशंस के जो लोग यमन में काम कर रहे हैं उन्हें उठाया था। इन 9 को उठाने के बाद उन तमाम जो डिटेन किए गए हैं यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स या स्टाफ मेंबर्स, उनकी तादाद 53 हो गई है जो हूथीज़ की तरफ से उठाए गए। तो बड़ी तादाद में हूथीज़ जो है इनसे पूछताछ कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि हमारे जो अड्डे हैं, ठिकाने, उनके बारे में यही लोग सारे कोऑर्डिनेट मुहैया करवा रहे हैं। ईरान की तरफ से आज कोई बहुत ख़ास खबर नहीं है, लेकिन हाँ, उनकी आर्मी की तरफ से लगातार जो है आर्म फोर्सेस की तरफ से वार्निंग्स ज़रूर दी जा रही हैं, वैसे ही जैसे जून की 12 रोज़ा जंग से पहले, एरियल जंग से पहले दी गई थी। कैस्पियन सी नो प्लेस फॉर फॉरेन मैन्यूवरिंग, ईरान नेवी कमांडर। अब उन्होंने ईरान के जो नेवी कमांडर हैं, अब उनका बयान आया है। उन्होंने कहा कि कैस्पियन समंदर जो है वहाँ वो विदेशी पैतरेबाजी के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ पर हम उन्हें अपना भूकाल जमाने नहीं देंगे। अगर वो ये सोचते हैं यहाँ पर आकर, यहाँ पर जमकर वो ईरान पर एक अपनी धौंस और प्रेशर जमा लेंगे, तो इस सबसे होशियार रहें। फ़िलहाल ईरानियन कमांडर जो हैं वो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया की विज़िट पर हैं और जाहिर सी बात है रूस के साथ बायलैटरल टॉक्स हो ही रही हैं ईरान की, और बड़ी मजबूत टॉक्स हो रही हैं। और इसी को लेकर जो है ये बयान इसी रोशनी में भी देखना चाहिए कि ईरान कहीं मजबूत हो रहा है और इसीलिए वो वार्निंग दे रहा है कि कौन कहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।